हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम अपने फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के 5 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को विज़िट नहीं किया है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप ऊपर आई कार्ड पर क्लिक कर भी उन वीडियोज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 देखा होगा तो हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस शुरू कर चुके थे, यानी कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फिजिक्स में। तो पहला यूज़ मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी इक्वेशन के ट्रू होने या फिर नॉट ट्रू होने के कंडीशन को यहाँ से चेक कर सकते हैं डायमेंशंस की मदद से, यानी कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये अगर आप पता करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूलों की हेल्प लेनी चाहिए। और वो कैसे किया जाता है आप उसके लिए पिछला लेक्चर विजिट कर देखें, वो रूल वहाँ पर बताया गया है। उस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ये भी आपको बताया गया है। एक एप्लीकेशन हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में बचे हुए 2 एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको तीनों एप्लीकेशंस लिखाए थे। पहला एप्लीकेशन था टू चेक द इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशंस जो दिए गए हैं उनके करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस को चेक करने के लिए डायमेंशनल फार्मूलों का यूज़ किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको लिखा कर रखा था कि आप डायमेंशनल एनालिसिस के या डायमेंशनल फार्मूलों की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं या ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि एक यूनिट सिस्टम को आप दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और तीसरा था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का। तो दूसरा एप्लीकेशन आज हम लोग देखते हैं, यानी कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज किया जाए। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे और उस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं और क्वेश्चन लिखकर हम लोग ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी मूविंग विथ अ speed of 72 kilometer per hour. Calculate value in मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है जो कि आपके 72 किलोमीटर पर हार की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है कि आप मुझे इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर बताइए, यानी कि आपको किलोमीटर पर हार के वैल्यू को मीटर पर सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फिक्स रखिए। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इसमें स्टेप फर्स्ट आपको अपनाना रहेगा और वो स्टेप ये, देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे। आगे के क्वेश्चन में जब आपको इस पैटर्न को सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी तो ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ तो आपको स्टेप फर्स्ट क्या करना है, स्टेप फर्स्ट आपको ये करना है कि आप N1 और N2 दो क्वांटिटीज़ लिखेंगे और उनकी वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे N1 एंड N2। N1 को इक्वल कर दीजिएगा जो वैल्यू आपको दिया गया है, यानी कि 72, और आप यहाँ N2 बराबर लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ये स्टेप आपको समझ में आया। N1 क्या आपको लिखना है, जो भी वहाँ न्यूमरल डाटा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा यूनिट के साथ, वो आपको यहाँ N1 में लिख देना है और N2 इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा। ये स्टेप कर लेने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या लिख लीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज LT-1। देखिए मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के डायमेंशनल फार्मूले याद रखिए, क्योंकि ये सब बेसिक डायमेंशनल फार्मूले हैं, आपको याद होने ही चाहिए। एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क का, है ना। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होता है। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है
तो आप डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वाले वीडियो को विज़िट करिए। वहाँ पर मैंने ये सिखाया है कि कैसे आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। खैर, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख लिया, ये आपका स्टेप सेकंड है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला स्टेप n1 और n2 आपको फाइंड आउट करना रहेगा, जिसमें से n1 आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक दिया जाए वो लिख लीजिएगा और n2 को क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दीजिएगा। स्टेप सेकंड में जो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ स्पीड दिया गया है तो आप उसका क्या लिख लीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर हमने पुटअप कर लिया है और डायमेंशनल फार्मूला पुटअप करने के बाद आप अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में आप लिखेंगे कि आपको n1 कौन सा यूनिट सिस्टम दिया हुआ है। तो देखिए n1 यूनिट सिस्टम जो है वो है आपका किलोमीटर पर हार, और आपको यहाँ से जाना है किस यूनिट सिस्टम में, n2 यूनिट सिस्टम में, जो कि क्या है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये आपका यहाँ पर स्टेप सेकंड होगा और यहाँ पर स्टेप थर्ड। तो ये आपका स्टेप थर्ड होगा, और स्टेप थर्ड जो होगा वो होगा आप दिए गए यूनिट सिस्टम को लिख लेंगे। आपको जिस यूनिट सिस्टम को जिसमें कन्वर्ट करना हो, n1 उसे मानिएगा जिसकी वैल्यू आपको देकर रखा हो, और n2 उसे मानिएगा जिसकी वैल्यू आपको, जिस यूनिट सिस्टम में वैल्यू आपको निकालनी हो। क्या 3 स्टेप्स आपको समझ में आए हैं? पहला स्टेप n1 और n2 लिखेंगे, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेंगे जो गिवन होगा, n2 को क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर स्टेप सेकंड डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप थर्ड में ये तय करेंगे कि आपको n1 मतलब किस यूनिट सिस्टम में किस यूनिट सिस्टम तक जाना है, यानी कि इस यूनिट सिस्टम से वहाँ तक जाने के लिए आप कन्वर्जन ऐसे शो कर दीजिएगा, जहाँ से जाना हो, जहाँ से आपको जिस यूनिट सिस्टम से जिस यूनिट सिस्टम तक जाना हो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगला स्टेप आपका है स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में आप क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ में ये करेंगे कि गिवन डायमेंशनल फार्मूला के लिए आप एक न्यूमेरिकल फार्मूला क्रिएट करेंगे। और वो फार्मूला कैसे बनाया जाता है ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे n2 इक्वल n1, ये लिखेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा जाएगा ये डायमेंशनल फार्मूला पर डिपेंड करता है, ये तो आपको हर बार लिखना है। आपका यहाँ पर L है तो आप आगे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में L1 बाई L2, और इस पर पावर लिखिएगा। अच्छा, यहाँ L की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा और 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मल्टीप्लाइड बाई L के बाद क्या है T, तो T के लिए लिख दीजिएगा यहाँ पर T1 बाई T2, और इसकी पावर यहाँ पर लिख दीजिएगा -1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है -1 है, तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास फार्मूला है, हम लोग जरा L1 L2 T1 T2 यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे L1 मतलब पहले यूनिट सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया गया है। तो देखिए पहले यूनिट सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया गया है, किलोमीटर में। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोमीटर। और L2 मतलब सेकेंड यूनिट सिस्टम में आपका कौन सा लेंथ का यूनिट लिया गया है। तो सेकेंड यूनिट सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या लिया गया है, मीटर। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, मीटर। ऐसे T1 और T2 के लिए भी हम कर लें। T1 यानी कि पहले यूनिट सिस्टम में टाइम को किस में मेजर किया गया है, तो किस में किया गया, हार में। और T2 सेकेंड यूनिट सिस्टम में आपका सेकेंड में मेजर किया गया है, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड। जब आप इतना तय कर ले जाएं, फिर से फटाफट आप इसके स्टेप्स देख लें। सबसे पहले स्टेप में n1 n2 आपको लिखना रहेगा। n1 वो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दिया जाएगा, n2 क्वेश्चन मार्क है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज LT-1, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको दिया जाएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। फिर आप स्टेप थर्ड में किस यूनिट सिस्टम से आपको किस यूनिट सिस्टम के अंदर एंट्री मारना है ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। आपको फर्स्ट यूनिट सिस्टम से सेकंड वाले में जाना रहेगा, वो एरो आप दिखाकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। और स्टेप फोर्थ में आप क्या करेंगे, आप उस डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूले को क्रिएट करेंगे। n2 इक्वल n1 दिखाने के बाद आगे L1 बाई L2 होगा या कुछ भी होगा, वो डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट होगा। जो जो डायमेंशनल फार्मूले में होगा उनका रेशियोज बनाते चले जाएंगे और उनकी पावर लिखते चले जाएंगे। और इसी के नीचे हम लोग L1 L2 T1 T2 जो भी वैल्यूज, अगर मान लीजिए इसके डायमेंशनल फार्मूले में मास होता तो
तो हम मास के लिए भी यहाँ पर लिखते हैं m1 m2 है ना, ठीक, और उन वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद n1 की वैल्यू और इन सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। हमें n1 भी पता है, हमें L1 L2 और T1 T2 भी पता है। हम इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर कर क्या निकाल सकते हैं, अब n2 निकाल सकते हैं, और n2 ही निकालना हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो इस फार्मूले में आप क्या करिएगा, इन सारे वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिएगा। हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले n2 इक्वल, तो n2 इक्वल n1 कितना है 72, ये हमने यहाँ लिख दिया 72, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में L1, तो L1 कितना है आप देख लीजिए किलोमीटर, अपॉन L2 कितना है मीटर, इनटू T1 कितना है हार, और T2 कितना है सेकेंड, और इसकी पावर क्या है -½ अब इसके बाद ज़रा देखो 72 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखिए आप अगला स्टेप समझिएगा, जब सारे वैल्यूज़ पुट कर ले जाइएगा तो यूनिट सिस्टम को बराबर कर दीजिएगा, चाहे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, चाहे मीटर को किलोमीटर में, बस आपको स्टेप ये अपनाना है कि दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और अपान में होल मीटर ब्रैकेट के अंदर, इनटू 1 हार में 3600 सेकंड होते हैं। ये सभी वैल्यूज़ आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखा कर रखे हैं मैंने, आप चाहें तो उस लेक्चर को विज़िट कर कर इन वैल्यूज़ को याद कर लें। और देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट की पावर क्या है -1, ये वैल्यू आपको यहाँ अगर दिख ना रही हो तो थोड़ा इसको समझ लें, ये -1 लिखा हुआ है, इसकी पावर है। देखिए मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, और सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेगा, n2 इज इक्वल टू 72 इंटू में 1000 इंटू में 3600 टू द पावर -1, ये -1 है ना, यहाँ पर रहेगा। अच्छा किसी भी चीज़ की पावर -1 मतलब उसको कहाँ लेकर चले जाइए, नीचे, तो क्या हो जाएगा +1, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि अच्छा +1 होल में दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और आपका बचा क्या 72 इंटू 10/36, 36 2 जार 72 और 10 2 जार 20, यानी कि आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो पार्टिकल किलोमीटर पर हार में 72 लिखा गया है उसे मीटर पर सेकंड में क्या लिखा जा सकता है, 20 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। हमने देखिए एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी का या स्पीड का कन्वर्जन पॉइंट था। आपको कहा गया था एक पार्टिकल जो है वो 72 किलोमीटर पर हार की स्पीड से मूव कर रहा था, और हमें इसकी वैल्यू किस में बतानी थी, मीटर पर सेकंड में बतानी थी, और हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर ले गए हैं, हम इस चीज़ को बता ले गए हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो कन्वर्जन सिस्टम है ये आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सीख लीजिए। स्टेप फर्स्ट आपको बताए हैं n1 n2 लिखना, स्टेप सेकंड उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना, स्टेप थर्ड आप जिस यूनिट सिस्टम से जहाँ जाना चाहते हैं वो वैल्यू लिख देना। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट करना, और उस फार्मूले के लिए आपके जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट दिए हों उन सबको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, और लास्ट में सभी वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाने के बाद फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वेलोसिटी के लिए एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी के लिए एक कन्वर्जन पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, और वो कन्वर्जन पॉइंट ये है कि देखिए वेलोसिटी के लिए आप इतना बड़ा कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए आप सिंपली एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं। अगर आपके किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसमें 5/18 का क्या कर दीजिए
मल्टीप्लाई, ये आपका मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा आना है, यानी कि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर हार में आना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलोमीटर पर हार में चेंज हो जाएगा। जैसे इस शॉर्टकट का यूज हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन में करें तो हमें वेलोसिटी किस में दिया था, 72 किलोमीटर पर हार। हम 72, 1 किलोमीटर पर हार कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, 5/18। तो देखो यहाँ किलोमीटर पर हार की जगह मल्टीप्लाई में लिख दें 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 4 जार 72 और 5 4 जा 20। देखिए आंसर वही आया, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी के लिए थोड़ा शॉर्टकट क्रिएट करता है, ठीक, जिसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कन्वर्जन के लिए, है ना। तो वो ध्यान रखते हुए हम लोग एक अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक आपको वेलोसिटी के लिए मैंने एक क्वेश्चन कर दिखाया है, ठीक। आगे हम लोग एक और कन्वर्जन कर देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपाउंड हैव डेंसिटी ऑफ 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को एक कंपाउंड दिया गया है जिसकी डेंसिटी कितनी है, आपका 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और आपको ये कैलकुलेट कर बताना है कि इसी कंपाउंड के डेंसिटी को अगर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ जाए तो हम लोग इसके वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपली आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में 4-5 स्टेप्स बता कर रखे हैं, उन्हीं को अप्लाई करेंगे। देखिए अब की बार मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, लेकिन उन स्टेप्स को हम लोग अपने मन में रिवाइज करते चलेंगे। आप उन स्टेप्स को कॉपी में चाहिए तो लिख भी लीजिए कि क्या क्या स्टेप्स मैंने बोले हैं। आपको पहले N1 लिखना है, N2 लिखना है, जो भी इन वीडियोस के जो भी नोट्स होंगे वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाए, लेकिन थोड़ा हमारे लिए भी ये चीज़ मुश्किल है मैनेज करना। आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो हम लोग इस चीज़ में धीरे धीरे काम कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आप जो इन लेक्चर्स के जो नोट्स रहेंगे वो आपको एज अ PDF फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट करें और उसको चाहें तो एज अ नोट वाइज या आप पेन या कॉपी लेकर बैठे रहें और उसको नोट करते चलें। हम उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना काम करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे, हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप था आप N1 और N2 लिखते थे। सबसे पहले N1 आपको लिखना है और N1 क्या लिखना रहता था, मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू पहले यूनिट सिस्टम का, तो क्या दिया है 30 और N2 बराबर क्या लगाइए, क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने कहा था अगला स्टेप आपको गिवन फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिखना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। हम यहाँ लिखेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज ml टू द पावर -3। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है। तो हम सेकेंड स्टेप आ चुके हैं, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, आपको किस यूनिट सिस्टम में किस तरफ जाना है आप ये ज़रूर लिख लीजिए। तो आपका N1 यूनिट सिस्टम, पहला यूनिट सिस्टम क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको कहाँ जाना है, वो जाना है N2 में, और N2 क्या है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि कितना होगा N2 बराबर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्मेशन में, ठीक। तो चलते हैं यहाँ कैलकुलेट कर देखते हैं। 3 स्टेप्स आपके अप्लाई कर चुके हैं। चौथा स्टेप आपको बताए थे डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ एक नया फार्मूला क्रिएट करना। तो वो नया फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है, मैंने कहा था सबसे पहले लिखिएगा N2 = N1। फिर यहाँ देखो डायमेंशनल फार्मूला ये क्या है, मास इज इक्वल टू m1/m2, और ये आपका हो गया L1/L2 की पावर -3। आप मास के लिए रेशो बनाएं और इसकी पावर 1 था इसलिए यहाँ पर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
L1/L2, लेकिन L की पावर क्या है -3, तो यहाँ -3 लिखना ज़रूरी था। हमने फार्मूला क्रिएट कर लिया है और उसके बाद मैंने आपसे कहा था जो भी यहाँ डायमेंशंस के अंदर अलग अलग यूनिट सिस्टम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि n1 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। चलिए m1 कितना है आपका, तो m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास को किस में मेजर किया गया है, तो किस में मेजर किया गया है, किलोग्राम में। m2 सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास को किस में मेजर किया गया है, ग्राम, तो हम ग्राम लिख लेंगे। फर्स्ट यूनिट सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया गया है, तो किस में मेजर किया गया है, मीटर। और सेकेंड यूनिट सिस्टम में आपके लेंथ को किस में मीटर किया गया है, मेजर किया गया है सेंटीमीटर। और उसके बाद मैंने कहा था जब आप n1 और इन सब का वैल्यू पा जाएँ तो उसको किस में पुट कर दें, फार्मूले में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी ऑल वैल्यूज इन फार्मूला। तो आपको इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, फार्मूले में रख देना है। चलिए रखते हैं, ये रहा आपका फार्मूला। तो फार्मूला है आपका n2 इक्वल n1 की वैल्यू क्या है, तो देखिए n1 की वैल्यू आपको देकर रखा है 30 मल्टीप्लाइड बाई m1/m2 है। तो m1 क्या है, kg अपॉन क्या आपका ग्राम, इनटू में L1/L2 यानी कि क्या आपका मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर -3। सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप यूनिट सिस्टम को बराबर करना शुरू करिए। चाहे तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए और चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए। तो ऐसे किलोग्राम को यहाँ बदलना सुटेबल होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1000 ग्राम्स होते हैं, होल बाई ग्राम। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और इसकी पावर क्या है, -1/3 है। ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल। ये आपका आ गया 30 इंटू 1000 इंटू में 100 की पावर -1/3। माइनस मैंने कहा था उसको हमेशा कहाँ लाइएगा, नीचे लाइएगा, ताकि आप उसको सही फॉर्म में सॉल्व कर पाएँ। 100 की पावर होल 3 यानी कि 100 का क्यूब। तो देखिए 100 का क्यूब क्या आएगा, तो ये 30 है, ये 1000 है, और 100 का आ जाएगा, देखिए 2 जीरो का क्यूब यानी कितना, 2 जीरो को आप जब क्यूब फॉर्म में लिखेंगे तो उसके पास कितने जीरो हो जाएंगे, 6 है ना। जैसे इसको आप लिख सकते थे 10 की पावर 2 का होल क्यूब, तो 3 2 क्या हो जाता है 6, यानी कि 10 की पावर 6 आता है। तो ये आप यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद आप जीरोस कट कर दीजिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, बचा आपका 3/100, या इसको लिख सकते हैं 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, n2 की। यानी कि जो वैल्यू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 30 लिखी गई है, उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या लिखा जा सकता है, 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाने के लिए आपको वही 4 स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले n1 n2 न्यूमेरिकल फॉर्म में डिसाइड कर लीजिए, तो n1 आपको दिया जाएगा, n2 आपको निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का आप लिखिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल में पूछा जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन डेंसिटी का था तो हमने डेंसिटी का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिखा। उसके बाद जिस यूनिट सिस्टम से आपको जिस यूनिट सिस्टम के अंदर एंट्री मारना हो वो लिख लीजिए। पहला यूनिट सिस्टम क्या था वहाँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जिसमें जाना था वो क्या था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर उसके बाद आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद आपको सारे वैल्यूज़ यहाँ पर ले लेने हैं, और इन सारे वैल्यूज़ को आपको फार्मूले के अंदर क्या कर देना है, पुटअप कर देना है। फार्मूले में पुटअप करने के बाद आपको मैथमेटिक्स लगाकर सॉल्व कर लेना है, आपको n2 की वैल्यू मिल जाएगी। आगे भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले कुछ चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं ज़रा समझिएगा। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा था, जब आपको मैं यूनिट सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था एसआई वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े एमकेएस यूनिट्स को एक शॉर्ट फॉर्म वाला नाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है, फोर्स का एमकेएस यूनिट, ठीक है ना। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के
MKS और CGS यूनिट्स लिख लीजिए और उनको याद भी रखिए, है ना। जैसे फोर्स का ये पहला फिजिकल क्वांटिटी है, इसका MKS में जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। CGS में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डायन, ठीक, और इसको डायन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, जैसे मैं आपसे कहूँ वर्क और एनर्जी, ठीक है ना, दोनों का यूनिट सेम ही होता है वर्क एनर्जी का, क्या आपका जूल, इसको कैपिटल J से डिनोट किया जाता है, ठीक। ये आपका MKS में SI यूनिट है किसका, वर्क का, और यहाँ पर अर्ग ERG ये वर्क का CGS यूनिट है, SI फॉर्म में, है ना, ठीक। SI वाले CGS फॉर्म को और MKS फॉर्म को इसी तरीके से लिखते हैं, है ना। देखिए अगर वैसे पढ़ा जाए MKS में तो न्यूटन को पढ़ा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जूल को पढ़ा जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर डायन को पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको पढ़ा जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इन यूनिट सिस्टम्स को आपको थोड़ा भी समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप पीछे के लेक्चर्स विजिट कर लें, वहाँ मैंने यूनिट सिस्टम पढ़ा कर रखा है और कैसे एक दूसरे में इनको कन्वर्ट किया जाता है ये भी मैंने वहाँ बताया है, ठीक है ना। तो खैर आप अगर थोड़ा इसको याद रखेंगे तो थोड़ा हेल्प आपको ज़्यादा मिल जाएगी, है ना, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे पावर वगैरह का भी होता है वॉट, और आपका जो वाट होता है वो जूल पर सेकंड होता है, या उसी को अगर आप सीजीएस में कहेंगे तो अर्ग पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ज़रा देखा जाए कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से कन्वर्ट कर कर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ 1 जूल इन अर्ग। आपको 1 जूल की वैल्यू अर्ग में फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए वही स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, N1 और N2। तो आप N1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। N1 कितना है तो वो है आपका 1, अब की बार 1 ही जूल तो दिया गया है, और N2 बराबर तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इस स्टेप के बाद मैंने क्या कहा था, फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिख लीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज़, तो भैया वर्क का आपको याद ही होना चाहिए, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T⁻⁻²। तो इस तरीके से ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml² T⁻⁻², ठीक है ना। अब उसके बाद आप ये तय कर लीजिएगा कि आपको किस यूनिट सिस्टम में किस यूनिट सिस्टम से किस यूनिट सिस्टम के अंदर जाना है। तो N1 आपको जाना है जूल से अर्ग में, यानी कि N2 आपका अर्ग है। देखिए जब ऐसे यूनिट सिस्टम दिए जाएं जो कोडवर्ड फॉर्म में लिखे हों तो उनके नीचे ये ज़रूर दिखा लीजिए कि वो MKS यूनिट सिस्टम के हैं या फिर CGS यूनिट सिस्टम के हैं। तो मैंने अभी आपको याद कराया है कि जूल किस यूनिट सिस्टम में आता है, MKS में, और अर्ग किस में आता है, CGS में। अच्छा, पीछे के 2 क्वेश्चंस में तो ऐसा हमने नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ का यूनिट सिस्टम साफ साफ खुद ही दिख रहा था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कुछ समझने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी कि वो MKS का है कि CGS का है। वहाँ तो साफ साफ बताया था कि आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर एंट्री मारनी है, ठीक। बात ये क्लियर रखिए। लेकिन जब ऐसे जूल और अर्ग के फॉर्म में दिया जाएगा तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि कौन MKS का है और कौन CGS का है। हम 3 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं, N1 N2 लिख चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख चुके हैं, N1 N2 मतलब किस यूनिट से किस यूनिट में जाना है ये लिख चुके हैं। अब उसके बाद इस डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, आपको फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या बताए थे, N2 बराबर N1 ब्रैकेट में आपका M1/M2, इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1। फिर उसके बाद L1/L2, इसकी पावर यहाँ पर क्या है 2। फिर यहाँ पर क्या है T1/T2 और इसकी पावर यहाँ पर क्या है
-2। देखिए इसी फार्मूले डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ बनाए हैं। मास था तो m1/m2 कर दिए, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है। L1/L2 कर दिए, इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 लगा दिए। T1/T2 कर दिए क्योंकि यहाँ T था, और -2 लगा दिए क्योंकि यहाँ पर भी -2 था। जब ये कर ले जाइए तो मैंने कहा था सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू लिख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले m1 m2 लिख लेते हैं। तो m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास की वैल्यू है ना, तो देखिए जूल मीटर किलोग्राम सेकेंड है ना, तो मतलब मास को किस में नापा जाएगा, केजी में। MKS में आपको मैंने लिखा कर रखा है पिछले लेक्चर्स में कि मास को हमेशा किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। सेकेंड वाला CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो यानी कि मास को किस में मेज़र किया जाएगा, ग्राम में। फिर आपका L1 तो पहला MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में। और L2 क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में। T1 और T2 तो T1 और T2 MKS में टाइम मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड, दोनों ही यूनिट सिस्टम में टाइम किस में मेज़र किया जाता है, सेकेंड में ही मेज़र किया जाता है। अब अपने पास सारे वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। चलिए फार्मूले में इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। ये आपका फार्मूला है, इसमें सारे वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला N2 इक्वल क्या है, N1, तो N1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू M1/M2 है ना, तो M1 क्या है, kg/ग्राम इंटू L1/L2 यानी कि क्या, मीटर/सेंटीमीटर, इसका क्या होल स्क्वायर, और T1/T2 सेकेंड की पावर -2। हमने सारे वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दिए हैं। N1 का वैल्यू यहाँ रख दिया, M1 M2 रख दिया, L1 L2 रख दिया, T1 T2 रख दिया। अच्छा इस सेकंड से सेकंड तो पहले कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में मैंने कहा था अच्छा 1 के मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 तो यहाँ से हट ही जाएगा। किलोग्राम को किस में बदल देंगे, ग्राम में, क्योंकि यूनिट सिस्टम आपका बदलना होता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, होल बाई ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर की पावर होल स्क्वायर, इंटू सेकेंड बाई सेकेंड कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा है, 1, और 1 की पावर है -2, ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पर बचा है आपका 1000 इंटू यहाँ 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 की पावर -2 क्या आएगा, 1। एक बात याद रखिएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर n कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 की पावर हमेशा आएगा क्या, 1 ही आएगा। समथिंग कुछ भी लिखा हो आप उसकी जगह पर 1 लिख दीजिएगा। तो उसके बाद 1 की पावर -2 1 आ गया। अब जरा आप देखिए यहाँ पर है आपका 1000 इंटू यहाँ पर जो आपका 100 लिखा है इसका स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 होगा। इंटू में 1 के मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ 10 की बेस पर लिख दें तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 जीरोज़ हैं, तो 10 की पावर 7, और ये वैल्यू आ गई आपके N2 की, किसमें, अर्ग में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं दैट इज़ 1 जूल। हमसे ये तो पूछा था 1 जूल कितने अर्ग के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू होगा 10⁻7 अर्ग। तो ये आपका कन्वर्जन है जहाँ आपने 1 जूल को किस में कन्वर्ट किया, अर्ग में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फार्मूलों का यूज़ कर एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जरा एक अगला और कन्वर्जन देख लें। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें स्टेप बाय स्टेप। देखिए स्टेप फिक्स हैं, पहले N1 N2 लिखिए न्यूमेरिकल फॉर्म में। N1 आपका दिया हुआ वैल्यू होगा, N2 आपका गिवन वैल्यू, फाइंड आउट करने वाला वैल्यू होगा। सेकंड स्टेप में आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। थर्ड स्टेप में आप एक यूनिट सिस्टम से जिस यूनिट सिस्टम में जाना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। अगर वो कोडवर्ड फॉर्म वाले यूनिट्स दिए गए हैं जैसे न्यूटन, जूल, अर्ग, वॉट, है ना, तो ये सब दिखा दीजिएगा कि वो किस यूनिट सिस्टम से बिलोंग करते हैं, MKS से या फिर CGS से, ताकि आपको यहाँ ये M1 M2 L1 L2 लिखने में कोई दिक्कत ना हो। फोर्थ स्टेप में आप
इस डायमेंशनल फार्मूले के बिहाफ पर क्या बनाइएगा, एक फार्मूला बनाइएगा और उसके नीचे सारे वैल्यूज़ पुट कर लीजिएगा। उसके बाद इन वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में रखकर मैथमेटिक्स को थोड़ा अप्लाई करिए और आप आंसर पा जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन हम लोग फटाक से और कर लेते हैं, जिससे कि आपको और ये वाला एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। देखिए अगला है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन डायन। 1 न्यूटन को डायन में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने वही बताया था, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, n1 और n2, n1 लिखेंगे, n2 लिखेंगे। n1 कितना है आपका 1 न्यूटन, तो 1 आ गया, और n2 आपका क्वेश्चन मार्क। अगले स्टेप में फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। देखिए न्यूटन किसका फिजिकल क्वांटिटी या किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, फोर्स का। तो हम फोर्स का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, तो mlt माइनस 2 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप में ये देख लेना है कि आप किस यूनिट सिस्टम से किस तरफ जा सकते हैं। तो n1 आपका कौन सा यूनिट सिस्टम है, न्यूटन। आपको न्यूटन से कहाँ जाना है, n2 इक्वल किस यूनिट सिस्टम में, डायन में, है ना। आपको अभी भी याद कराए थे कि न्यूटन फोर्स का किस यूनिट सिस्टम में वैल्यू बताता है, MKS में, और यहाँ होता है आपका CGS में, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में आप यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, यानी कि n2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n1, और इसका फार्मूला m1 बाई m2 इसकी पावर 1, L1 बाई L2 इसकी भी पावर 1, और T1 बाई T2 इसकी पावर -2, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए आपको क्या करना है, मास वगैरह के वैल्यूज़ लिख लेने हैं। तो m1 इज इक्वल टू, यानी कि पहला मास पहले यूनिट सिस्टम में, तो पहला यूनिट सिस्टम आपका न्यूटन वाला है और न्यूटन MKS में होता है। MKS में मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में, क्योंकि ये मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है। तो m1 का वैल्यू किलोग्राम आ जाएगा। m2 यानी कि सेकेंड यूनिट सिस्टम डायन का, और डायन क्या है आपका CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि मास ग्राम में मेज़र किया जाता है। L1 लेंथ फर्स्ट, यानी कि क्या आपका ये L1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि क्या आएगा, मीटर। और L2 यानी कि सेकेंड में आपका वैल्यू, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। एट लास्ट आपका टाइम T1, यानी कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में आपका किस में मेजर किया जाएगा टाइम, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि सेकेंड में मेजर किया जाएगा। और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि इसमें भी किस में मेजर किया जाएगा, सेकेंड में ही मेज़र किया जाएगा। आपके पास सारे वैल्यूज़ हैं, n1 है, सारे m1 m2 l1 l2 t1 t2 हैं। तो आप क्या कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन फार्मूला, n2 इक्वल n1, n2 इक्वल, आप अब वैल्यू लिख दीजिए वापस से, क्योंकि फार्मूला लिखा जाए। तो देखिए n2 इक्वल n1 है, n1 की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई m1 बाई m2, m1 कितना है, किलोग्राम बाई ग्राम, इनटू L1 बाई L2, यानी कि मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और T1 बाई T2, यानी कि क्या, सेकेंड बाई सेकेंड की पावर -2, क्योंकि यहाँ -2 लगा हुआ है। अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स को क्या करिएगा, बराबर। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कुछ देगा नहीं, 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम, वो हमने लिख लिए, अपॉन में ग्राम, इनटू 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, अपॉन सेंटीमीटर, और यहाँ बचेगा 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई
100 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर -2 क्या आएगा, 1 ही आएगा। सब मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 3 4 5 यानी कि क्या आ जाएगा 10 की पावर 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई असर नहीं देगा। तो n2 इक्वल आ गया 10 की पावर 5। तो n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ये वैल्यू आ गई आपकी किस में, 1 न्यूटन की, है ना। ठीक, तो आप जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग फाइंड आउट कर चुके हैं, उसी तरीके से देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका जो फोर्स का 1 न्यूटन होता है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, 10 की पावर 5 डायन के। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। हमने उन्हीं स्टेप्स को अप्लाई कर कर इस क्वेश्चन को भी क्या किया है, सॉल्व किया है। तो सेकेंड एप्लीकेशन जो था वो एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने का था, और इस एप्लीकेशन को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मैंने कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इनको ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये अप्लाई करना आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और ज़रा फटाफट देख लें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे ताकि हम देखिए अगला क्वेश्चन है, अ लिक्विड हैव सरफेस टेंशन ऑफ 0.72 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट its value in डायन पर सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले आपको मैंने कहा स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिख लीजिए, n1 और n2। तो n1 जो न्यूमेरिकल डाटा पहले दिया हो 0.72, n2 बराबर क्या लगाना रहता है। उसके बाद आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, टेंशन इज mt-2। ठीक, mt-2 होता है। जब आप ये लिख ले जाएँ तो उसके बाद मैंने कहा था थर्ड स्टेप में आप फिर से यूनिट सिस्टम को लिख लीजिएगा, कहाँ से कहाँ आपको जाना है ना। तो आपको जाना है न्यूटन पर मीटर से डायन पर सेंटीमीटर में। और मैंने कहा था जब कोडिंग वाले लोग रहे न्यूटन डायन, तो ये दिखा दीजिए कि वो कहाँ के यूनिट सिस्टम है। तो न्यूटन का नाम लेते ही आप समझ जाइएगा MKS, और डायन का नाम लेते ही क्या समझ जाइएगा, CGS। तो देखिए CGS सिस्टम में उसके बाद आपको क्या करना है, इस डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला सेट कर लेना है। वो मैंने आपको बताया था कैसे, n2 इक्वल n1, अगले ब्रैकेट में m1 बाई m2, उसके बाद t1 बाई t2, और इसकी पावर क्या, -2। जब आप फार्मूला क्रिएट कर ले जाएं 4 स्टेप्स के बाद मैंने कहा था m1 m2 और इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास की वैल्यू, तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मास किस में मेजर किया जाएगा, kg में फर्स्ट यूनिट सिस्टम में। और m2 CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि m2 आपका ग्राम आएगा। उसके बाद t1 और t2 लिख लेते हैं। तो देखिए MKS और CGS दोनों यूनिट सिस्टम में टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। इस डायमेंशनल फार्मूले में लेंथ को कोई पोजीशन ही नहीं मिला हुआ है, तो हम लेंथ की वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे। और अगला स्टेप, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो फार्मूले में इन वैल्यूज़ को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। सबसे पहले n2 इक्वल n1 की वैल्यू क्या है, 0.72 मल्टीप्लाइड बाई मास m1 बाई m2, यानी कि आपका क्या, किलोग्राम बाई ग्राम, इनटू में आपका टाइम यानी कि सेकंड बाई सेकंड, इसकी पावर क्या, -2। तो सेकंड से सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको यूनिट बराबर कर देने रहते हैं, किलोग्राम ग्राम में चेंज कर लीजिए, 1000 ग्राम होल बाई ग्राम। ठीक,
और इनटू में यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम कैंसल, 0.72 इंटू में 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो 2.20 कैंसिल कर देंगे और 72 इंटू 10 बचेगा, 2 जीरो आपके इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे और 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या आ जाएगा 720। ये किस में आंसर आ गया, डायन पर सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड कर ले गए। तो आपको क्या ये सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का समझ में आया है? इस सेकंड एप्लीकेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है यह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आपको कोई भी क्यूरी है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक इसका क्लियर ना हो पाया हो तो आप घर पर इसके रिफ्रेशर में से या किसी भी बुक में से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि क्या आप एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कर पाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ लेंगे और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे इस चैप्टर के। और अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखा जाए। ठीक।